हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम टू योर चैनल विजय साइंस क्लासेस। आई होप स्टडी अच्छी चल रही है। कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स आए थे कि सर चैप्टर नंबर 6 की वीडियो बना दो। हाँ जी, मुझे भी पता है 12 मार्क्स का है, टू मच इम्पोर्टेंट है, बड़ा चैप्टर है, बहुत सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो चैप्टर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जब आपने कहा है कि पहले इसकी वीडियो बना दो, चलो इसकी वीडियो बना लेते हैं। ठीक है, चैप्टर लेंदी है, लेक्चर कई होंगे। चैप्टर लेंदी है तो लेक्चर कई होंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। टाइम नहीं है तो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी निकालो बेटा, लाइफ प्रोसेस। एनसीईआरटी निकाल लीजिए अपनी, लाइफ प्रोसेस। क्लियर? लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस क्या होता है? आपको जीने के लिए जो जो चीज, जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, दैट इज हिंदी में बोल रहा हूँ। लाइफ प्रोसेस क्या क्या चाहिए आपको? फूड, ठीक है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, ये चीज़ें चाहिए। तो ये आपका क्या है? लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, लर्न कर लेना, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ लाइफ प्रोसेस की आपको डेफिनेशन लर्न करनी है, कर लेना। क्लियर? ओके, पेज नंबर पे आ जाइए 94 पे पेज नंबर पे आ जाइए। ठीक है, वैसे चैप्टर स्टार्ट होता है 6.2 95 न्यूट्रिशन से स्टार्ट होता है चैप्टर मेन। क्लियर? तो पेज नंबर 94 पे देख लेते हैं क्या कहता है। भाई पेज नंबर 93 और 94 पे यही कहता है कि आप किसी बॉडी को, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो आप ये पता नहीं कर सकते कि वो लाइव है या अलाइव है। अगर कोई सो रहा है, ठीक है, स्लीपिंग पोजीशन में, तो आप ये फाइंड नहीं कर सकते कि वो क्या है, सो रहा, स्लीपिंग पोजीशन में है, आप ये फाइंड नहीं कर सकते वो लाइव है या अलाइव है। ठीक है, तो वही दिया हुआ है, ये आप पढ़ लेना, पढ़ने से ही पता चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ओके, इसके फर्स्ट पैराग्राफ पे आइए, 3 लाइन छोड़ के। सिंस these maintenance process are needed to prevent damage or breakdown, energy is needed for them। भाई आपकी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल, जो भी आपके प्रोसेस चलते रहते हैं या कोई डैमेज चलता रहता है, ठीक है, तो उनके लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, या आपको ब्रेक डाउन करना है फूड का, एनर्जी चाहिए। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी। कहाँ से आएगी? बाहर से आएगी, सीधी सी बात है। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड टू द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल्ड फूड। तो बाहर से आप क्या लोगे? जो आपको सोर्स, एनर्जी का सोर्स प्रोवाइड करेगा, दैट इज फूड। ओके, इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। बॉडी का साइज आप किसी ऑर्गेनिज्म का आप इज टू ग्रो, उसको ग्रो करना है तो एडिशनल रॉ मटेरियल भी आपको चाहिएगा। क्लियर? आउटसाइड से चाहिएगा। ओके, इसमें ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, आप आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड। जो आउटसाइड सोर्सेज हैं एनर्जी के, वो अलग अलग हो सकते हैं। सिंस द एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्लियर? अब यहाँ से जो मैं रीड कर रहा हूँ, ये अंडरलाइन करना स्टार्ट कर देना, यहाँ से लेके नीचे तक का ये पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन कर दीजिए। दीज सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन। जो आपके एनर्जी के सोर्सेज होंगे, देयरफॉर इसलिए, नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको क्या करना पड़ेगा? उनको पहले ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और बिल्ड अप इन द बॉडी, या बॉडी में बिल्डअप करना पड़ेगा। एंड मस्ट बी फाइनली, और फाइनली आपको कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, और फाइनली आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? उनको एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी एक ऐसा सोर्स जो आपको कॉन्टिन्यूसली क्या देता रहे? एनर्जी देता रहे। क्लियर? दैट मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर्स एज वेल एज द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट। क्योंकि जो सोर्स ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी है वो आपको चाहिएगी, कहाँ पे चाहिएगी? कैन बी यूज्ड, आप कहाँ यूज़ कर सकते हो? वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो होंगे आपके बॉडी के अंदर, नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर्स, आपकी जो लिविंग स्ट्रक्चर्स है उसको मेंटेन करने के लिए, एज वेल एज द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी नीड्स टू ग्रो। बॉडी को ग्रो करने के लिए
भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे भी चाहिएगी। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। तो एक केमिकल रिएक्शंस की एक सीरीज जो होगी बॉडी में चलती रहती है और वो नेसेसरी है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। जो बिग मॉलिक्यूल्स हो गए उनको ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस मोस्टली यूज होती हैं? वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस होती हैं। क्लियर? आगे चलो। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्स और सेलुलर नीड्स इज व्हाट वी कॉल रेसिप्रेशन। ये रेसिप्रेशन की डेफिनेशन हो गई द प्रोसेस से लेके। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेना बाहर से, एंड टू यूज इट, और इसका यूज करना इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन, किसमें? फूड सोर्स जो है, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए इसका यूज़ करोगे आप। फॉर सेलुलर नीड्स, सेल्स को की ज़रूरत के लिए, इज व्हाट वी कॉल रेसिप्रेशन। उसको आप क्या बोलोगे? रेसिप्रेशन बोलोगे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ भी इसमें भी अंडरलाइन करना है। इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये कह रहा है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, उनमें कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते फूड लेने के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैस को एक्सचेंज करने के लिए, और रिमूवल ऑफ वेस्ट, या जो उनके वेस्टेज क्रिएट होंगे बॉडी के अंदर उनको रिमूव करने के लिए, मे बी नीडिड, जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद एनवायरनमेंट, क्योंकि उनका पूरा का पूरा जो सरफेस है, एंटायर सरफेस ऑर्गेनिज्म का, वो किसके कॉन्टैक्ट में रहता है? एनवायरनमेंट में। बट व्हाट हैपन्स व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज एंड द बॉडी डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। अंडरलाइन कर लेना इसको, पैराग्राफ को पूरे को अंडरलाइन कर लेना बेटा। ये कह रहा है कि अगर बॉडी का साइज बढ़ रहा है, अगर बॉडी का साइज बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड द बॉडी डिजाइन, और बॉडी डिजाइन जो है वो बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, और बॉडी डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, जटिल हो रहा है, ठीक है, डिफिकल्ट हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो ऑल द सेल्स, उसमें जो सभी सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते सराउंडिंग्स के, कुछ होंगे, सभी नहीं होंगे। दस सो सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। तो वहाँ सिंपली जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑल द सेल्स, वो सभी सेल्स की जो पूर्ति, विल नॉट मीट का मतलब पूर्ति नहीं कर पाएगा। क्लियर? ओके, इससे नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ है वो रीड कर लेना, ठीक है। चलो मैं रीड कर देता हूँ फटाफट, क्योंकि मुझे न्यूट्रिशन पे आना मेन पॉइंट। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन दे परफॉर्म। ये कह रहा है कि हमने पहले ही देख लिया है कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वेरियस बॉडी पार्ट्स, उनमें वेरियस बॉडी पार्ट्स जो होते हैं हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शंस दे परफॉर्म। उनके बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनके अलग अलग सबके स्पेशल फंक्शन होते हैं जो वो हम अपने काम करते हैं। वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशल टिश्यूज एंड विद their organization in the body of organism. It is therefore not surprising that uptake of food, अब जब आप फूड को अपटेक कर रहे हो, ले रहे हो, एंड ऑफ ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी अ फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ये भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू का एक काम है, यानी ये भी एक स्पेशल टिश्यू करेंगे, नहीं कि कोई भी टिश्यू कर देगा। हाउएवर दिस पोसेस अ प्रॉब्लम, हाउएवर ये कह रहे हैं कि ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है? सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप एट वन प्लेस। भाई फूड भी यहीं से जाता है, ऑक्सीजन भी यहाँ के थ्रू जाती तो यहीं से है ना। वाइल ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑक्सीजन नाउ टेकन एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड दैम, जबकि उनको पूरे पार्ट्स को, आपके बॉडी के पूरे पार्ट्स को उनकी जरूरत होगी। दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब इस पार्ट को भी जरूरत है, 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 हर पार्ट को जरूरत है आपकी बॉडी के अंदर जितने पार्ट्स हैं, ठीक है। तो कौन लेके जाएगा वहाँ पे? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा बॉडी में, ठीक है। वो आप नहीं करेंगे, भगवान ने करके भेज रखा है, ठीक है। ओके, आगे क्या कह रहा है? दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कैरी, जो फूड को कैरी करे एंड ऑक्सीजन को कैरी करे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बॉडी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। नेक्स्ट पे आइए, व्हेन केमिकल रिएक्शंस यूज द कार्बन सोर्सेज एंड ऑक्सीजन फॉर द एनर्जी जनरेशन। ये कह रहे हैं कि व्हेन केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो यूज करती हैं किसका? कार्बन सोर्सेज का एंड ऑक्सीजन का,
फॉर एनर्जी जनरेशन, एनर्जी जनरेट करने के लिए। दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट्स, अब उनके साथ साथ जो मेन प्रोडक्ट होंगे उनके साथ साथ जो साइड में जो प्रोडक्ट निकलते हैं उनको बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, तो बाई प्रोडक्ट्स भी निकलेंगे। ओके, दैट आर नॉट ओनली यूजलेस, जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो ओनली यूजलेस तो हैं ही फॉर द सेल्स, सेल्स के लिए, बट कुड इवन बी हार्मफुल, वो हार्मफुल भी हो सकते हैं। एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन, तो उनको आपको बाहर निकालना पड़ेगा, और वो कौन सा प्रोसेस होता है, प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है, जो लास्ट में डिस्कस करेंगे। अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर द बॉडी डिजाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेन्स आर फॉलोड, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप्ड, तो एक्सक्रीशन के लिए एक अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ इतना ही। अब मेन टॉपिक पे आ जाइए बेटा, न्यूट्रिशन। व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल, जब आप चल रहे हो या बाइसिकल राइड कर रहे हो, क्या करोगे आप, वी आर यूजिंग अप एनर्जी, एनर्जी यूज कर रहे हो। व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपीरेंट एक्टिविटी, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तब भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इवन आप सो रहे हो तब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट और ऑर्डर इन आवर बॉडी। वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, आउटसाइड से मटेरियल आपको चाहिए ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए। सिंथेसिस प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण करने के लिए। एंड अदर सब्सटेंसेस, और दूसरे सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी, जो बॉडी को जरूरत पड़ेगी जिनकी। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज द फूड, वो क्या है, वो फूड है जो आप खाते हो। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपना भोजन कैसे लेती हैं। ओके, पूरा पैराग्राफ। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, सब में कॉमन है ये, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज, लेकिन सभी ऑर्गेनिज्म में ये फुलफिल जो होंगी वो अलग अलग तरीक़ों से होंगी, ठीक है, सेम मेथड से नहीं होंगी, अलग अलग वेज से होंगी। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड वाटर, ठीक है, अंडरलाइन करना इसको। जो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंपल फूड मटेरियल यूज़ करते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम कहाँ से लेते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, किसकी फॉर्म में, इनऑर्गेनिक, कौन कौन से, CO2 और वाटर, इनऑर्गेनिक सोर्स लेते हैं CO2 और वाटर। दीज ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रोप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, ये ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, ऑटोट्रोप्स, ठीक है, जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए और बैक्टीरिया, ये इनके एग्जाम्पल दे दिए। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं, इन्होंने तो सिंपल का किया था, यानी वो कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस यूज़ करते हैं। अब कॉम्प्लिकेटेड को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, सिंपल में करना पड़ेगा ना बेटा। These complex substances have to be broken down, लिखा है इसने आगे, broken down, ब्रेक करना पड़ेगा, किसमें, सिंपलर वन में। बिफोर दे कैन बी यूज्ड, अगर आपको यूज करना है तो पहले उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करना पड़ेगा, तब आपकी बॉडी ग्रो करेगी। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटालिस्ट, ऐसा करने के लिए यानी उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, वो ब्रेक डाउन उनको करेगा कौन, उनको ब्रेक डाउन करते हैं एंजाइम्स, जिनको बायोकैटालिस्ट भी बोलते हैं। बायोकैटालिस्ट क्या होते हैं, एक कैटालिस्ट जो वर्ड आता है ये फिजिक्स में भी आता है, ठीक है। बायोकैटालिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट कर देता है। वैसे डिटेल में और जाऊँ, मैंने जानना नहीं चाहता। कैटालिस्ट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव क्या करता है, स्पीड फास्ट कर देता है, और जो नेगेटिव कैटालिस्ट होता है वो स्लो कर देता है। तो नेगेटिव तो यहाँ बात ही नहीं रही है, ये पॉजिटिव कैटालिस्ट है, दे आर पॉजिटिव कैटालिस्ट, ठीक है, यानी एंजाइम्स, बोथ आर सेम थिंग। ओके, cold enzymes. Thus, the heterotrophs survival depends directly or indirectly on autotrophs. तो heterotrophs जो होंगे वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करेंगे, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करेंगे, हेटरोट्रॉप्स, क्लियर। हेटरोट्रॉप ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल्स एंड फंगाई, ये इसके एग्जांपल दे दिए हेटरोट्रॉपिक के। अब आ जाइए जी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, क्लियर जी। चलो बोर्ड पे आ जाए, एक बार बोर्ड पे आ जाते हैं। न्यूट्रिशन, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी फूड को इनटेक करने का तरीका, इसको इंजेक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्शन। अब फूड लोगे तो फूड में क्या होंगे बेटा, न्यूट्रिएंट्स होंगे,
कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स होंगे। फूड के साथ साथ ये जाएंगे आपके अंदर। ये ध्यान रखना, जो फर्स्ट थ्री हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, ये ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये भी इसेंशियल है बट ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे। डोंट प्रोवाइड एनर्जी, डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। एनर्जी प्रोवाइड कौन करेगा? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट। क्लियर? अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के तरीके दो आपको पता है, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में क्या क्या आते हैं? अभी पढ़ के हैं एनसीईआरटी में, ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गाई इसका एग्जांपल हो गए। हेटरोट्रोपिक की बात करें, थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं, एनसीईआरटी से भी डिटेल में कर लेते हैं थोड़ा। सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक दोनों मिल जाएंगे एनसीईआरटी में। होलोजोइक। ठीक है, सेप्रोफाइटिक में क्या होता है? फंगाई, यीस्ट। पैरासाइटिक में कैस्कटा, अमरबेल। होलोजोइक मैन, डॉग, ये डायरेक्ट लेते हैं फूड वगैरह। तो बात चलेगी किन की? या तो ह्यूमंस की बात चलेगी, डॉग की तो बात ही नहीं चल रही है इस चैप्टर में, ह्यूमंस की बात चलेगी। क्लियर? ओके, अब एक बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस को समझ लेते हैं। भाई ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक तो आपको क्लियर है ही। अगर हेटरोट्रोपिक इसमें से ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक एनसीईआरटी में से भी लेना है तो यहां से भी ले लेते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या है? कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। किससे फुलफिल्ड होती है? कार्बन और एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होगी ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म की, वो कौन फुलफिल करेगा, कौन प्रोवाइड करेगा? फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करेगा। क्लियर? इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोप टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड, आउटसाइड से सब्सटेंस लेता है एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उनको एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, CO2 और वाटर की फॉर्म में। क्लियर? जो मटेरियल लेगा किस फॉर्म में लेगा? CO2 और वाटर की फॉर्म में लेगा। विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, बता दिया पहले ही। ओके, आगे चलते हैं। We will study how this take place in the next section. Okay, the carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch. जो कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत नहीं है इमीडिएटली, तुरंत ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या होगा? वो स्टोर करके स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रख लेगी, बॉडी अपने पास रख लेगी। विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। जब प्लांट को उसकी ज़रूरत होगी तब वो ले लेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी रिजर्व में रखी है। जैसे आप रिजर्व में क्या रखते हो? बैंक बैलेंस रखते हो, बिल्कुल ऐसे ही एनर्जी वो अपनी उसमें रखते हैं, रिजर्व में रखते हैं। ओके, अ समवट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस। बिल्कुल एक कह रहा है कि बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हम में भी देखी जाती है। वेयर सम ऑफ द एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम द फूड, जो फूड से हमें एनर्जी मिलती है, जो हम खाते हैं, इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। वो किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है बेटा। अब जी ग्लाइकोजन क्या है सर? क्या होता है ग्लाइकोजन? वैसे 10th लेवल की बात करें, ग्लाइकोजन पूछेगा तो नहीं, ठीक है, फिर भी बता देते हैं ग्लाइकोजन क्या होता है। जो आपकी बॉडी होती है, ब्रेक डाउन मोस्ट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द फूड। फूड से क्या कर लेती है? वो ब्रेक डाउन कर लेती है मोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स को फ्रॉम द फूड से, और फिर इसको कन्वर्ट कर देती है किस में? एक टाइप के शुगर में, अ टाइप ऑफ शुगर, जिसको आप क्या बोलते हो? ग्लूकोज बोलते हो। क्लियर? ओके, व्हेन बॉडी डजंट नीड टू यूज द ग्लूकोज, जब बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत नहीं होगी फॉर द एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट स्टोर्स इन द लीवर, कहाँ स्टोर होता है? लीवर में जाके स्टोर होता है। इट स्टोर्स इट इन द लीवर एंड मसल्स, लीवर और मसल्स में। दिस स्टोर्ड फॉर्म of glucose is made up of many connected
ग्लूकोज मोलिक्यूल्स। तो ये कह रहा है कि दिस स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज स्टोर हुआ है कहाँ पे, लीवर में और मसल में। ठीक है, ये ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक लंबी चेन बना लेते हैं आपस में कनेक्ट होकर, जैसे कार्बन कार्बन 4th चैप्टर में लंबी चेन बना लेते हैं ना, तो ऐसे एक लंबा मॉलिक्यूल बना लेते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज इज मेड अप ऑफ मैनी कनेक्टेड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, जब वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक बिग मॉलिक्यूल बना लेते हैं या बिग चेन बना लेते हैं, उसको आप ग्लाइकोजन बोलते हो। क्लियर, आगे चले। 95 के बाद 96, मेरे पेज आगे पीछे हैं। हाँ जी, अब बात आ रही है फोटोसिंथेसिस की। चलो फोटोसिंथेसिस की बात आ रही है तो फोटोसिंथेसिस पे चलते हैं। अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस वैसे तो पहले से ही पढ़ते आ रहे हो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। अच्छा, पहले एनसीईआरटी से ही कर ले। क्या कह रहा है कि CO2 और वाटर जो होता है क्लोरोफिल सल्फाइड के प्रेजेंस में ग्लूकोज और O2 देता है। क्लियर, ओके। लेट अस नाउ एक्चुअली व्हाट हैपेंस, होता क्या क्या है अब ये देख लीजिए। अब जो इसने दिया है, ठीक है, वो दिया है, अच्छा दिया है। अब देखो क्या होता है फोटोसिंथेसिस में। CO2 एटमॉस्फेयर से लेंगे प्लांट्स, वाटर कहाँ से आएगा, रूट से। क्लियर, दोनों कंबाइन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस। क्या बनेगा, ग्लूकोज बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा और O2 रिलीज हो जाएगी। क्लियर, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, हो क्या रहा है, ये 3 स्टेप में होता है, ये प्रोसेस 3 स्टेप में हो रहा है। क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लोरोफिल का काम है क्या करना, जो लाइट एनर्जी आ रही है उसको एब्जॉर्ब करेगा। ओके, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। अब जो लाइट एनर्जी ले ली क्लोरोफिल ने, उसका कन्वर्जन हो जाएगा किसमें, केमिकल एनर्जी में। क्लियर, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो स्प्लिट हो जाएगा, यानी H2 और O2 में। बैलेंस कर लेना, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लो। 6 CO2 कर लो, 6 O2 कर लो, 6 H2 कर लो, देख लो बैलेंस हो रही है क्या नहीं। 6 कार्बन ऑक्सीजन चेक कर लो, 12 और 6 18, 12 और 6 18, हाइड्रोजन 12, 6 टू 12, बैलेंस है। ठीक है, बैलेंस हो गई, बैलेंस ही रखनी है वहाँ पे अगर आ रही है तो। ओके, हाँ जी, सेकंड पॉइंट में, सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो वाटर होता है वो स्प्लिट हो जाता है। क्लियर, थर्ड, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। रिडक्शन ऑफ CO2 का जो रिडक्शन होगा वो किस में हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स में रिडक्शन हो जाएगा। CO2 का हो रहा है, CO2 का रिडक्शन कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, एक्चुअल में और डीपली बताऊं तो मैं बताता हूं तुम्हें क्या होता है। जो लाइट एनर्जी होती है ना, लाइट, वो क्या करती है, वो वाटर को ब्रेक कर देती है। अब CO2 जो होगा वो किस में चेंज होना है, रिडक्शन होना है। रिडक्शन आपने पता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हो, फर्स्ट चैप्टर में। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही हो तो भी रिडक्शन, और हाइड्रोजन अगर ऐड हो रही हो, तो भी क्या है, रिडक्शन। तो ये जो हाइड्रोजन होती है ना बेटा, हाइड्रोजन प्लस क्या, हाइड्रोजन प्लस CO2 gives out C6H12O6। लेकिन ये रिएक्शन आपको लिखनी नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ डिटेल में। रिडक्शन हुआ कैसे, रिडक्शन ऑफ CO2 के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गई, क्या हो गया ना रिडक्शन। ये ग्लूकोज बनता है, ये ग्लूकोज की डायरेक्ट आपको तो यही करनी है। ठीक है, एक्चुअल में
किसी दूसरे मेथड से होती है ये। क्लियर? वो मैंने बता दिया कि ये आता कहाँ से है। ये एक्चुअल में लाइट क्या करती है, सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करती है, वो हो रहा है ब्रेक फर्स्ट स्टेप में। क्लियर? ये आपका फोटोसिंथेसिस हो गया। क्लियर है? ठीक है। इसमें से क्या बताना है, इसमें से एक चीज और बतानी है एनसीईआरटी में से जो पूछता है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इसने दे रखे हैं, ठीक है, पेज नंबर 96 पे। फर्स्ट सेकंड थर्ड के नीचे आइए, दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अनदर इमीडिएटली। यानी ये स्टेप्स जो हैं जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक तुरंत हो, एक पहले हो गया, कुछ देर बाद दूसरा हो गया, या जब जरूरत पड़ी तीसरा हो गया। इमीडिएटली जरूरत नहीं है एक के बाद एक होने की कि तीनों के साथ पहले फर्स्ट होगा, फिर इमीडिएटली सेकंड होगा, फिर इमीडिएटली थर्ड होगा। नहीं, तीनों इमीडिएटली नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रखा है, डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, टेक अप CO2 एट नाइट, रात में तो CO2 ले लेते हैं, ठीक है, ओके। एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट। अब सर इंटरमीडिएट क्या होता है भाई, 10th लेवल है, कोई बात नहीं, चलो बता देते हैं इंटरमीडिएट क्या होता है। जब 11th में आओगे तो केमिस्ट्री में क्या होगा, जब कोई रिएक्शन चलती है ना तो आपने क्या करते हो, रिएक्टेंट, दिस प्लस दिस गिव्स आउट प्रोडक्ट। ऐसे नहीं बनता प्रोडक्ट, बीच में क्या होता है, बीच में एक दूसरा प्रोडक्ट बनता है, तब जाके फाइनल प्रोडक्ट बनता है। जो आप देखते हो वो फाइनल प्रोडक्ट है। तो बीच में भी एक प्रोडक्ट बनता है जिसको आप इंटरमीडिएट बोलते हो, यानी जो बीच में बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। वही काम यहाँ हो रहा है। ये क्या कह रहा है, डेजर्ट प्लांट टेक अप CO2 एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट, बीच का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेता है, विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी, किसके थ्रू, एनर्जी के थ्रू, एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल, कौन करता है, क्लोरोफिल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखेगा, कहाँ, ड्यूरिंग द डे, वो दिन में होगा ये काम। ये वाला स्टेप कहाँ पे होगा, ये दिन में होगा, ठीक है ना। तो दोनों स्टेप एक साथ नहीं हुए ना, एक रात को हुआ और एक दिन में हुआ, तो तीनों स्टेप एक साथ कंटिन्यूसली की कोई नीड नहीं होती, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, लेट अस हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। इसमें कुछ नहीं है, ये एक एग्जांपल दे दिया है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, लोअर एपिडर्मिस होता है, अपर एपिडर्मिस होता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। एक्टिविटी 6.1 इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी 6.1 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टू मच इंपॉर्टेंट है, तो बता ही दिया है, ठीक है। हेटेरोटॉपिक को बाद में ले लेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़ा इजी है, ठीक है। पहले आप न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स लीजिए क्योंकि टू मच इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है, समझना है। पहले मैं समझा देता हूँ, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा है, लेकिन मेथड देख लेते हैं, रट्टा नहीं मारना है ना। मैंने क्या किया, ऑर्गन्स ले लिए आपकी बॉडी के, माउथ, ओइसोफेगस, एलिमेंट्री कैनल भी बोल सकते हो, फूड पाइप भी बोल सकते हो। फिर क्या आ गया, स्टोमक, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लीवर, पेनक्रियाज, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनस। ये आपके ऑर्गन्स हो गए। अब इनके फंक्शंस, माउथ में क्या होता है, एक ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स। ये क्या प्रोड्यूस करती है, सलाइवा में एक एंजाइम होता है दैट इज सलाइवरी एमाइलेज, जिसको बोलते हैं, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज। क्लियर, ओके। इसका फंक्शन क्या होता है, जो फूड आप लेते हो, फूड यानी कार्बोहाइड्रेट, वो या स्टार्च, कुछ भी कह सकते हो, वो क्या करेगा, ई एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, यानी जो सलाइवा में हमारी एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज, ये एंजाइम क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक कर देगा। ब्रेक डाउन का काम है इसका, माउथ में ही, ठीक है। हाँ, मैं एक बात बता दूँ आपको, जो डाइजेशन का काम होता है ना, वो यहाँ से नहीं, वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। आई रिपीट, जो डाइजेशन का वर्क है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, माउथ में है, ठीक है। तो माउथ से ही डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। माउथ के बाद आप कहाँ जाते हो, फूड आता है आपका, आप च्यूइंग करके जो पेस्ट बनता है, पेस्ट आ रहा है ओइसोफेगस यानी फूड पाइप के थ्रू, और फूड पाइप के थ्रू होते होते, ओइसोफेगस के थ्रू होते होते कहाँ पे आ गया,
स्टोमक में। अब स्टोमक में क्या होगा, स्टोमक में आ जाइए, स्टोमक में एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जो स्टोमक की वाल्स होती है उसमें एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टोमक की वाल्स में एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती है, वो HCl, पेप्सिन और म्यूकस, इन तीन चीज़ों को रिलीज करती है, सेक्रेट्स करती है, ठीक है, 3 चीज़ों को, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। क्लियर? ओके। अब HCl का काम क्या है, HCl का काम क्या है, फूड को क्या करना, एसिडिक बनाना, फूड को, टू मेक द फूड एसिडिक, टू मेक द फूड एसिडिक, फूड को एसिडिक बनाना। क्लियर? ओके। पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन क्या करेगी, पेप्सिन जो एंजाइम होगा, पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन करेगा प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, अमीनो एसिड में, प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा किस में, अमीनो एसिड में। ये पेप्सिन का वर्क हो गया। क्लियर? थर्ड क्या बचा, म्यूकस। अब म्यूकस क्या करेगा बेटा, म्यूकस एक ऐसा केमिकल है, अगर आपके स्टोमक में HCl का अमाउंट ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो वो आपके स्टोमक की क्या करेगा, सेफ्टी रखेगा, ठीक है, उसको हार्म नहीं होने देगा, उसको अगर एक लिमिट में बढ़ रहा है, ठीक है, अगर ज़्यादा ही बढ़ रहा है तो म्यूकस को ब्रेक कर देगा, म्यूकस ब्रेक हो जाएगी। अगर म्यूकस ब्रेक हो गई तो फिर क्या होगा, फिर आपके अल्सर हो जाएगा बेटा। अल्सर क्या होता है पता है, छोटे छोटे घाव होने स्टार्ट हो जाएंगे आपके स्टोमक में। क्लियर? ओके। तो म्यूकस का काम है कि HCl हार्म ना कर सके स्टोमक की वॉल्स को। क्लियर? ये म्यूकस का काम हो गया, ये प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? पेप्सिन का काम क्या हुआ, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और डाइजेस्ट करके किस में कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड में। अब स्टोमक के बाद क्या आ रहा है, जो फूड आ रहा है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। और स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा मैं आपको बता दूं, ये ऐसी जगह है, द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होना है, कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं, द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। क्लियर? स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रही है आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रही है, ओके। आपको लीवर भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको पेनक्रियाज दिखाई दे रही है। ठीक है, लीवर से और पेनक्रियाज से दो ट्यूब निकल के आती हैं और वो कहाँ जाती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस में जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लाइक दिस। ये लीवर हो गया और ये आपका पेनक्रियाज हो गई। ठीक है, यहाँ पे स्टोमक हो गया। स्टोमक से तो फूड आ ही रहा है। क्लियर? ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। पेनक्रियाज से और लीवर से एक पाइप आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है। पेनक्रियाज क्या करेगी, पेनक्रियाज एक जूस क्रिएट करती है। ठीक है, और लीवर क्या करेगा, लीवर भी एक जूस क्रिएट करता है। लीवर जो जूस क्रिएट करता है वो होता है बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। और पेनक्रियाज जो जूस क्रिएट करती है वो क्या होता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है, अब इनके फंक्शन समझते हैं। लीवर क्या लेके आएगा यहाँ पे, बाइल जूस एंड बाइल साल्ट्स। पेनक्रियाज क्या लेके आएगी, पेनक्रियाज क्या लेके आएगी, ट्रिप्सिन और लाइपेज। क्लियर? अब बात कर लेते हैं बाइल जूस क्या करेगा, बाइल साल्ट क्या करेगा, ट्रिप्सिन क्या करेगी और लाइपेज क्या करेगा। बाइल जूस क्या करेगा, ये फूड को क्या बना देगा, एल्केलाइन। क्या बनाएगा, एल्केलाइन। एल्केलाइन आपको पता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। बेसिक चीज अलग होती है, एल्केलाइन अलग होता है। एल्केलाइन वो होता है विच इज सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो ये बाइल जूस का काम क्या होगा, बाइल जूस का काम ये होगा कि वो फूड को क्या बनाएगा,
एल्केलाइन, ये बाइल जूस का काम होता है। फूड बन गया एल्केलाइन। ओके, बाइल साल्ट्स का काम क्या है? बाइल साल्ट्स का काम क्या है? देखो बेटा, बाइल साल्ट्स का काम क्या है? बाइल साल्ट्स क्या होगा, जो आपके फैट्स होते हैं, आपके लार्ज ग्लोबल्स फैट्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करके, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होने वाले इजीली, जो लार्ज ग्लोबल्स हैं फैट्स के, वो डाइजेस्ट इजीली नहीं होंगे, वो स्मॉल ग्लोबल्स में कन्वर्ट कर देगा उनको, और स्मॉल ग्लोबल्स में कन्वर्ट करते ही वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? इमल्सिफाइड फैट्स भी बोलते हैं। क्लियर? क्लियर? अच्छा, एक बार टॉपिक रह गई, ओइसोफेगस का फंक्शन रह गया। भाई ओइसोफेगस का भी तो फंक्शन होना है ना कुछ। ओइसोफेगस में क्या होता है, जब आपका पेस्ट आता है माउथ से, ठीक है, तो वो ओइसोफेगस में आ जाता है, यानी एलिमेंट्री कैनल, ये फूड पाइप में आ जाता है। तो फूड पाइप में क्या होता है, फूड पाइप की जो फूड पाइप जो होता है वो आपका रिदमिकली, यानी कंटिन्यूसली वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन। उससे क्या होता है, जब वो कंट्रैक्शन करेगा तो प्रेशर लगेगा, फिर रिलैक्स होगा, कंट्रैक्शन करेगा, फिर प्रेशर लगाएगा, तो आपका जो पेस्ट है, यानी जो फूड है पेस्ट की फॉर्म में, वो डाउनवर्ड आएगा। डाउनवर्ड इससे थोड़ी अंदर लेके जाओगे, कैसे जाएगा? जो ओइसोफेगस है वो कंटिन्यूसली क्या करता रहता है? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। उस प्रेशर की वजह से वो फूड नीचे चला जाएगा। कहाँ पे? स्टोमक में। ठीक है, और इस प्रोसेस को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। तो ओइसोफेगस का काम ये होता है कि फूड नीचे आ जाए, कहाँ पे? स्टोमक में आ जाए। ठीक है जी, तो कहाँ तक आ गए थे? बाइल जूस तक। बाइल जूस का काम क्या है? जो फूड आपका एसिडिक है, HCl है, ठीक है, फूड आपका क्या बन गया था? एसिडिफाइड बन गया था HCl की वजह से। अब ये उसको क्या बनाएगा? ये उसको एल्केलाइन बनाएगा। बाइल साल्ट का काम क्या है? बाइल साल्ट लार्ज ग्लोबल्स जो हैं उनको स्मॉल ग्लोबल्स में क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा, और इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? इमल्सिफाइड फैट्स। एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है, वहाँ पे भी आऊँगा, लेकिन इस शॉर्ट में इसको ऐसे लर्न कर लेना तो इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि वैसे लर्न करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी चीज़ क्या प्रोवाइड कर रही है और किसका क्या फंक्शन है। क्लियर? हाँ जी, तो कहाँ पे आ रहे थे हम? आ गए थे कि एक ट्यूब लीवर से और एक ट्यूब पेनक्रियाज से कहाँ पे आ जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर? ओके, लीवर पे क्या था? बाइल जूस और बाइल साल्ट्स। बाइल जूस का फंक्शन हमने देख लिया, फूड को क्या करना है? एल्केलाइन बनाना है। बाइल साल्ट्स का काम क्या है? वो भी हो गया। क्लियर? अब बचा क्या? ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये कहाँ से आते हैं? ये पेनक्रियाज से आते हैं। जो ट्रिप्सिन और लाइपेज है ये पेनक्रियाज सेक्रेट करती है। पेनक्रियाज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब ट्रिप्सिन का काम क्या है? ये डाइजेस्ट करेगी प्रोटीन को। किसमें? अमीनो एसिड में। प्रोटीन देखो, फूड में आपके फूड में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है और फैट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट होना है? ब्रेक होना है। किस में ब्रेक डाउन होना है? ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होना है। प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन होनी है? अमीनो एसिड में। फैट किस में डिवाइड होना है? ब्रेक डाउन होना है फैटी एसिड में। क्लियर? तो वही काम हो रहा है। फूड किस में, प्रोटीन किस में चेंज होनी है? अमीनो एसिड में। प्रोटीन डाइजेस्ट होनी है और डाइजेस्ट होकर क्या बनेगा? अमीनो एसिड। करेगा कौन? ट्रिप्सिन करेगा। ये किसका काम है बेटा? ट्रिप्सिन का। लाइपेज का काम क्या है? जो फैट मॉलिक्यूल होंगे उनको फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये काम आपका हो गया किसका? लाइपेज का, लाइपेज एंजाइम का। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गया? अब आपका कंप्लीट क्या हो जाता है? डाइजेशन हो जाता है। अभी एक चीज़ और रह गई स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? वेसल्स होती हैं और उन वेसल्स में क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, फिंगर लाइक्स प्रोजेक्शन होती है, जिनको विलीज बोलते हैं। और विलीज का काम क्या होता है? विलीज का काम क्या होता है? वो क्या करती है? वो सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। विलीज का काम क्या होता है? वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। इंक्रीज द सरफेस एरिया। और उससे क्या बेनिफिट होने वाला है बेटा? इंक्रीज द सरफेस एरिया।
टू एब्जॉर्ब द फूड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड को वो एब्जॉर्ब कर ले, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं दे आर कॉल्ड विली, वो क्या करती है, वो उनका जो सरफेस एरिया हो उसको इंक्रीज कर देंगी। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा, जो फूड एब्जॉर्ब होने का प्रोसेस था वो फास्ट हो जाएगा, यानी ज़्यादा फूड जो होगा वो आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर? ओके, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या आना है, सब कुछ एब्जॉर्ब हो चुका है यहाँ, ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब जो बाकी बचा हुआ है वेस्ट मटेरियल वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहाँ पे भी इसको लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद भी कुछ विलीज जो होती हैं वो बची हुई होती हैं, वो जो बाकी की विलीज होती हैं उस जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो आपका वेस्ट मटेरियल गया है, जो आपका एक्सक्रीट होने वाला है, उसमें वाटर प्रेजेंट होता है। उसमें जितना भी वाटर प्रेजेंट होता है वो विलीज वहाँ से क्या कर लेती हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में विलीज क्या कर लेगी, जो वेस्ट मटेरियल जो है लार्ज इंटेस्टाइन में उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है। फिर वो जो बचा हुआ अब प्योर वेस्ट मटेरियल जो बचा हुआ है वो एनएस के थ्रू आपका बाहर निकल जाएगा। ये प्रोसेस होता है बेटा ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम का। क्लियर? इसको ऐसे रखोगे, ऐसे समझोगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये द बेस्ट वे है, ये प्रोसेस ऐसे बना लेना, ठीक है, ऐसे लर्न करना। अब मैं एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा वही है, सेम थिंग है। देखो भैया निकाल लो, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, पेज नंबर 99 पे आ जाइए। पेज नंबर 99 पे आ जाइए। पेज नंबर 99 पे कहाँ से स्टार्ट करें, चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फूड लेते हो आप, ये ट्रैक होता है लेने का। नेचुरली फूड हैज़ टू बी प्रोसेस टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड द स्मॉल टेक्सचर, ठीक है भाई। नेचुरली क्या करना है, फूड को क्या करना है, प्रोसीड करना है क्या कि वो छोटे छोटे पार्टिकल में जनरेट हो जाए, ठीक है, सेम टेक्सचर्स के, लगभग संरचना जिनकी सेम हो। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड आवर टीथ का यूज करके। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनल इज सॉफ्ट, हमारी जो कैनल की लाइनिंग होती है बड़ी सॉफ्ट होती है, ठीक है, इसलिए उसको जितना आप च्यू करोगे, जितना चबा लोगे माउथ में उतना बेस्ट है। द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट पासिस स्मूथ। जब माउथ में है तो वो वेट हो ही जाता है, और वेट होने की वजह से वो स्मूथ भी हो जाता है। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स, आपके माउथ में वाटर्स आ जाता है। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, इसमें ओनली वाटर नहीं है, क्या है, बट अ फ्लूइड, इसमें फ्लूइड भी है, दैट इज कॉल्ड सलाइवा। उसमें सलाइवा होती है, सेक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। बताया मैंने, सलाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है, सलाइवा। और सलाइवा कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करेगा बेटा, सलाइवरी एमाइलेज। आगे देखो लिखा होगा, द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च, किसमें, ग्लूकोज में। दैट ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, दैट्स वाई इसको ब्रेक डाउन करेगी, ठीक है, टू गिव विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर, ग्लूकोज शुगर एक ही बात है। द फूड इज मिक्सड थ्रोली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल द च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग, ठीक है, जब आप माउथ में चबा रहे हो तो घूमता रहेगा। It is necessary to move the food in the regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. These peristaltic movement occur all along the gut. ये यहाँ से ओइसोफेगस में क्या होता है, rhythmically, रेगुलरली क्या होता रहता है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता रहता है, जिससे वो आपका जो पेस्ट बना है यहाँ से वो थ्रू द गट यानी थ्रू द ओसोफेगस पुश होके नीचे आ जाए स्टोमक में। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टोमक में आ गया थ्रू द फूड पाइप के थ्रू, ओसोफेगस के थ्रू। द स्टोमक इज अ लार्ज ऑर्गन होता है विच एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर्स इट। जब फूड अंदर जाएगा स्टोमक में तो ऑब्वियसली एक्सपेंड होने वाला है। द मस्कुलर वाल्स ऑफ द स्टोमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रूली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। ये कह रहा है कि जो आपके स्टोमक की वाल्स होती हैं, मस्कुलर वाल्स, वो फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करती हैं,
हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? वो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए। दीज डाइजेशन फंक्शंस आर टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टोमक। स्टोमक के वॉल में क्या प्रेजेंट होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टोमक में क्या प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्लियर? गैस्ट्रिक ग्लैंड अब क्या रिलीज करेगी? HCl रिलीज बोला हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगी? दे रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड अ प्रोटीन वो तो आपको पता ही है HCl क्या करता है? फूड को क्या बनाता है? एसिडिक बना देता है। इसने नहीं, अभी नहीं बताया, आगे बता देगा, कोई बात नहीं। आगे क्या कह रहा है? अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। सेकंड वाला क्या है? पेप्सिन। 3 प्रोड्यूस करती है, HCl, पेप्सिन, म्यूकस और एंड म्यूकस। ठीक है, लिखा हुआ है। HCl प्रोड्यूस करती है, HCl रिलीज कर रही है, और दूसरा पेप्सिन रिलीज कर रही है, और तीसरा म्यूकस रिलीज कर रही है। ठीक है, कौन रिलीज कर रहा है बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और प्रेजेंट कहाँ है? वॉल्स ऑफ द स्टोमक। क्लियर? ओके। द HCl क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। हाँ जी, HCl का काम क्या है? ऑब्वियसली क्या कहा है? HCl क्या करना है? HCl फूड को एसिडिक बनाएगा। ओके, इस लाइन को फिर रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम, ये एक एसिडिक मीडियम बना देता है। विच फैसिलिटेट्स, वो हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है? जो पेप्सिन एंजाइम है आपका, जो आपका पेप्सिन एंजाइम है, वो HCl की, जो पेप्सिन एंजाइम का वर्क है उसमें HCl हेल्प करता है। कैसे? उसको एसिडिक मीडियम बना के। ठीक है, वो हेल्प करता है किसकी? पेप्सिन एंजाइम की। विच अदर फंक्शन, व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व बाय द एसिड। ये पूछ रहा है कि एसिड का कोई दूसरा फंक्शन क्या होगा, बताओ, सोच के बताना। ठीक है, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। सोचना HCl का दूसरा काम क्या होगा भाई। एक तो है ही क्या, कैसा मीडियम बनाता है? एसिडिक मीडियम बनाता है। ठीक है, दूसरा तुम बता, सोच लेना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, तब बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ। करना है ये जरूर। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो पूछ लेना, अगर नहीं बात बनेगी तो। आगे चलते हैं। द म्यूकस, जो म्यूकस बताया था क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग, जो हमारी इनर लाइनिंग होगी स्टोमक की, फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन, ताकि HCl आपकी इनर लाइनिंग को क्या ना कर सके? डैमेज ना कर सके। उससे कौन सेव कराता है? उससे म्यूकस बचाता है। आगे क्या कह रहा है? पेज नंबर 100 पे आ जाइए। वी हैव ऑफन हर्ड adults about complaining acidity. Can this be related to what has been discussed above? बिल्कुल, अगर HCl ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया आपके स्टोमक में तो आपको क्या बन जाएगी? एसिडिटी। क्लियर? और अगर ये एसिडिटी कंटिन्यू चलती रही, यानी लास्ट टाइम तक चलती रही, कई महीनों तक चलती रही, ठीक है, तो बेटा आपके स्टोमक में क्या बन जाएगा? आपके अल्सर बन जाएगा। बताया था ना मैंने पहले भी, वो म्यूकस को ब्रेक कर देगा। म्यूकस को ब्रेक करते ही इनर लाइनिंग में छाले पड़ जाएंगे, जिसको आप अल्सर बोलते हो। वो डिपेंड करेगा वो स्मॉल बनेगा या लार्ज बनेगा। ठीक है, स्मॉल बनेगा, डॉक्टर के पास जाओगे तो कंट्रोल हो जाएगा। अगर पेप्टिक अल्सर में कन्वर्ट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। चलो, दैट इज द नॉट आवर टॉपिक। आगे द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल विच रिलीज इट इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कह रहा है कि एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमक, अब स्टोमक से कहाँ जाने वाला है फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, बाय ए स्फिंक्टर मसल, एक मसल होती है जिसको स्फिंक्टर मसल बोलते हैं। द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, हमारी एलिमेंट्री कैनल का ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, लेकिन इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, नियर अबाउट 6-7 मीटर होती है ह्यूमंस की। ठीक है, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होगी वो डिपेंड करेगी एनिमल टू एनिमल पे। ठीक है कि वो क्या खाते हैं, वो क्या खा रहे हैं। अगर वो घास खा रहे हैं, ठीक है, घास से हमें क्या मिलता है? घास से उन्हें क्या मिलता है? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज तो टू मच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए तो बहुत डिफिकल्टी होती है। ठीक है, तो उसके लिए उनकी इंटेस्टाइन कैसी होनी चाहिए?
और लेंथ, उनकी लेंथ और बढ़ जाएगी एनिमल्स में। ठीक है, लिखा होगा इसने, हार्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलो द सेल्यूलोज। देखो लिखा हुआ है, क्योंकि उन्हें सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना है और वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है सेल्यूलोज, तो उनकी इंटेस्टाइन कैसी होगी, लॉन्गर होगी। मीट जो होता है वो ईजियर होता है डाइजेस्ट, बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए जो कार्निवोरस होते हैं जैसे टाइगर्स, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है, क्योंकि वो मोस्टली क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, इजीली डाइजेस्ट होता है, तो जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ ज़्यादा की जरूरत ही नहीं है, छोटी काम कर जाएगी। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन, बोल दिया था पहले ही मैंने। स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं, द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ओके, complete digestion of the carbohydrates, proteins and fats. It receives the secretions of the liver and pancreas for this purpose. It receives the secretion of liver and pancreas for this purpose. इस पर्पज के लिए क्या लेते हैं, लीवर से और पेनक्रियाज से क्या लेती है, लीवर से क्या लेती है, बाइल जूस, बाइल साल्ट्स, और पेनक्रियाज से क्या लेती है, ट्रिप्सिन और लाइपेज लेती है। The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline, और उसको बनाना है कैसे, alkaline, फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट, ताकि उस पर पैनक्रियाटिक एंजाइम अपना काम कर सके। आगे क्या कह रहा है, बाइल जूस फ्रॉम द लीवर, लीवर से क्या आ रहा था, बाइल जूस आ रहा था। ठीक है, तो बाइल जूस का काम क्या था, पहले भी बता दिया, फिर रिपीट कर रहा हूँ, लिखा हुआ है, बाइल जूस फ्रॉम द लीवर accomplices दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। बाइल जूस, बाइल जूस क्या कर रहा है, फैट्स पे काम कर रहा है, बाइल जूस क्या कर रहा है, फैट्स पे काम कर रहा है। ठीक है, ओके। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोबल्स विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम। तो लार्ज ग्लोबल्स जो होंगे वो एकदम इजीली, मतलब इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। बाइल तो फिर इजीली डाइजेस्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, फिर बाइल साल्ट अपना काम करेगा। बाइल साल्ट वो क्या करेगा, बाइल साल्ट क्या करेगा, उनको ब्रेक कर देगा, लार्ज ग्लोबल्स को स्मॉल ग्लोबल्स में। बाइल साल्ट ब्रेक्स देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोबल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, वो बाइल जूस की जो एफिशिएंसी होगी वो बढ़ा देगा, क्योंकि बाइल जूस इकले नहीं कर पा रहा था वो काम। भाई जो लार्ज ग्लोबल्स थे, फैट्स जो ब्रेक हो रहे थे, बाइल जूस उनको नहीं कर रहा था। बाइल जूस का एक काम तो ये एल्केलाइन करेगा ये, ठीक है। दूसरा काम क्या है, ये फैट्स को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, लेकिन नहीं कर पा रहा है, क्यों, लार्ज ग्लोबल्स है। तो लार्ज ग्लोबल्स है तो क्या करेगा, फिर बाइल साल्ट अपना हेल्प करेगा इसकी। कैसे हेल्प करेगा, इसको स्मॉल ग्लोबल्स में चेंज कर देगा तो बाइल जूस अपना एक्शन करेगा तो वो इनको डाइजेस्ट कर देगा, और इस प्रोसेस को इमल्सिफाइड फैट्स भी बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स। अच्छा, ऑन द डर्ट वी हैव लर्नड अबाउट द चैप्टर 4। ये आपके चैप्टर में से अब की बार कट चुका है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये वहीं पे आया। ठीक है, ये बिल्कुल उसी की तरह काम करता है। द पेनक्रियाज secretes pancreatic juice which contains enzyme like trypsin and for digesting proteins. Pancreas क्या क्रिएट कर रही है, लिखा हुआ है पेनक्रियाज सेक्रेट पैनक्रियाटिक जूस क्रिएट करेगी विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन क्या करेगी, डाइजेस्ट करेगी, किसको, प्रोटीन्स को। ठीक है, लिखा हुआ है फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड लाइपेज, और दूसरा क्या है, लाइपेज एंजाइम। क्लियर, ये क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन करेगा इमल्सिफाइड फैट को। लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को, जो इमल्सिफाइड फैट बना, उस इमल्सिफाइड फैट जो होता है उसको ब्रेक करेगा फैटी एसिड्स में। आगे चलो, कहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे आ गए, हाँ जी, लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक कर देगा। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो वॉल्स होती है कंटेन ग्लैंड्स, उसमें ग्लैंड्स होती है विच सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, जो इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट करती हैं। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट, इसमें जो एंजाइम होते हैं वो फाइनली कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को अमीनो एसिड में। क्लियर, ये वहीं से है, ट्रिप्सिन है,
ठीक है, ट्रिप्सिन का भी यही काम होता है। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। क्लियर। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे और फैट्स को फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये काम होना है। द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। अब डाइजेस्टेड फूड जो होगा वो ले लिया जाएगा, वो वॉल्स ले लेंगी इंटेस्टाइन की। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलीज। बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जिनको विलीज बोलते हैं, और वो क्या करती हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है एब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। द विलीज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ये क्या कह रहा है, द विली जो होती हैं रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स से क्या करती हैं, विच टेक द एब्जॉर्ब फूड लेके टू ईच एंड एवरी सेल टू द बॉडी, हर एक सेल के, हर एक बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा देती हैं, ठीक है, फूड को। वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड, जो वहाँ पे फिर वो सेल क्या करेंगे, इसका यूटिलाइज करेंगे, कैसे, एनर्जी की फॉर्म, यानी इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, एनर्जी की फॉर्म में इसको यूज़ करेंगे। और कैसे यूज़ करेंगे, बिल्डअप न्यू टिश्यूज़, नए टिश्यूज़ बना देंगे, रिपेयरिंग जो ओल्ड टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर कर देंगे। जो अब बचा अनएब्जॉर्ब फूड, अब अनएब्जॉर्ब फूड जो होगा वो पहुंच जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जब आपका चला गया तो वहाँ पे भी बहुत सारे विलीज हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसमें से जो भी वाटर प्रेजेंट होगा उसमें, थोड़ा बहुत जितना भी प्रेजेंट है वो भी उसमें से एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्लियर। अब जो उसमें से वाटर भी निकल गया, अब जो बचा रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस, वो एनस के थ्रू आप बाहर निकल जाएगा। दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट। ऐसे करोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है, और ऐसे करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी चीज़ क्या प्रोड्यूस कर रही है, किसका क्या काम है। तो ये तरीका जो बनाया है मैंने, इसको आप अप्लाई करना, ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। 5 मिनट में इसको देख लेना, 2 बार रिवीजन कर लेना, पूरा का पूरा टॉपिक कवर। क्लियर। ये फर्स्ट लेक्चर था। सेकंड लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। फर्स्ट लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। चैप्टर लेंथी है तो लेक्चर तो ज़्यादा होने ही होने हैं, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन वो आप दबाई दोगे, कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, सी यू।